मेरे भाई इससे 10 गुना ज्यादा प्रेशर भी आ जाए वो टस से मस नहीं होने वाले। उन्होंने जो कुछ कहा है वो किया है। वो देखें, एक एटमी ताकत दूसरी एटमी ताकत के शहरियों को शहीद कर रही है और दूसरी एटमी ताकत जो है वो दुनिया से शिकायत कर रही है कि वो 9 लाख फौज वो उधर अगर वो लेकर आए हुए हैं और हमारी टोटल फौज अगर 5 लाख है तो आपको पता होना चाहिए कि फिर रेशियोज क्या है फौजों की। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में कई बार डिस्कशन ये होता है कि किस टाइप का प्रेशर हम मोदी पर लाए तब काम हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका को कहने पर, जैसे पिछले इमरान खान जब प्रधानमंत्री था तब वो डोनाल्ड ट्रंप के समय पर ये कहलवा कर लाया था। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान चाहे, अगर ये दोनों पार्टीज चाहे तो मैं कश्मीर के मामले में इंटरफियर कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान आया, इमरान खान ने मतलब उसका स्वागत किया गया एयरपोर्ट पर और इमरान खान को ऐसा लगा कि मैं कोई वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। लेकिन दूसरे दिन इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि हम इंडिया और पाकिस्तान की इस मैटर में, ये बायलैटरल इशू है और इस मैटर में हम नहीं चाहते कि अमेरिका जैसा कंट्रीज यहाँ पर इंटरफियर करे या फिर हम यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुरंत उसका सपना टूट गया। कहने का मतलब ये है कि किसी भी टाइप का प्रेशर, अब ये एक अलग टाइप का प्रेशर ही था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि भी इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि इससे 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा भी अगर प्रेशर इंडिया पर किया भी जाएगा, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो नहीं मानेंगे मतलब नहीं मानेंगे। अगर मानना होता या फिर प्रेशर में आना होता तो सालों पहले आ चुके होते। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हमने कोई अंदाजा लगाना हो कि कोई काम हो सकता है या नहीं हो सकता तो बड़ा अच्छा तजिया इस तरीके से किया जा सकता है कि तारीख को देख लेते हैं और तारीख में अगर कहीं आपको ऐसा मिलता है कि भारत ने किसी किस्म के अखलाकी दबाव को कबूल किया है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है उनका हो या उन्होंने तो यहाँ तक कि यूएन की रेजोल्यूशन जो कि सबसे बड़ी चीज़ है उसका कोई पास रखा है, मैं इस बात पे गौर व फिक्र करूँ कि जी इम्कानात क्या है। मेरे भाई इससे 10 गुना ज़्यादा प्रेशर भी आ जाए वो टस से मस नहीं होने वाले। उन्होंने जो कुछ कहा है वो किया है। या तो आप मुझे कहें ना कि उन्होंने इंतखाबात में जो कहा था वो फिर किया नहीं, उसके बाद जब पुलवामा की हुआ उसके बाद जो उन्होंने कहा वो किया नहीं। जो कुछ उन्होंने कहा है वो किया है और अब वो ये कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे आज़ाद कश्मीर पर और हम ये कह रहे हैं कि वो तवज्जो हटाने के लिए जो कि कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए कर रहा है। तो अब भी अगर हम ना समझे और यही समझते रहे तो फिर काम बहुत ख़राब हो जाएगा। बात यह है कि वो एक ख़ास हिकमत अमली के तहत अपना प्लान टाइमलाइंस के तहत वो चल रहे हैं। वो एक चीज होती है सलामी टैक्टिक्स, जिसमें होता है बारीक बारीक छोटे छोटे काम करते आगे चलते जाना। एक न्यू नॉर्मल सिचुएशन वो क्रिएट कर रहा है जिसका में वो आदी बना रहा है कि वो हम ये कहते रहे। और वो देखें, एक एटमी ताकत दूसरी एटमी ताकत के शहरियों को शहीद कर रही है और दूसरी एटमी ताकत जो है वो दुनिया से शिकायत कर रही है। अगर ये सिचुएशन रही तो और दुनिया ने पहले अगर कोई ऐसा काम किया हो तो उसकी कोई नज़ीर मिलती हो तो फिर भी चलो हम कहें कि जी तो ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि हमें अपना डिप्लोमेटिक मनूवर है उसको कोई कमज़ोर करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर कोई आप मोदी के रवैये में, हिंदुस्तान के रवैये में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो जो कुछ करना है पाकिस्तान को करना है। बाकी आप चाहे आसमान की तरफ देखते रहे या ज़मीन की तरफ देखते रहे। ओआईसी को खत लिखा वज़ीर खारजा ने, उससे पहले भी आप दुनिया की बात कर रहे हैं, हम तो सर मुस्लिम दुनिया को भी देखते हैं, उन्होंने भी कश्मीर के हवाले से उतनी खुलकर नहीं बात की है। तो हमारी तो अपनी ओआईसी शायद उतनी खामोश है कि वो कोई बात करना नहीं चाहती है। तो फिर हम बाकी दुनिया को क्या कह सकते हैं? जिसमें हम कम से कम जो कर सकते हैं वो ट्रेनिंग अपने नौजवानों की शुरू कर दें और कहें कि अगर हम पे हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। कश्मीर के नौजवानों की ट्रेनिंग करें, पाकिस्तान के नौजवानों की ट्रेनिंग करें। और फिर ये है कि जब हम कहते हैं कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है तो मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ, फौजी हूँ, कि मुंह तोड़ जवाब जब दिया जाता है तो फिर अगले दिन दोबारा फायरिंग नहीं होती। सही, तो भाई ये बहुत बड़ी बात जन साहब आपने की है कि अगले दिन फिर फायरिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज है सर, यहाँ सवाल आपने जो ट्रेनिंग के हवाले से आज तक दुनिया में दिखाया बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो देश भाई मुलविस है, वो और बात थी। वो बाकायदा ट्रेनिंग की बात नहीं थी, वो तो दहशतगर्दों की ट्रेनिंग की बात थी। आप बाकायदा इंडक्ट करें, नौजवानों को कहें कि हम ये टास्क फोर्स बना रहे हैं, कश्मीर के सिलसिले में अगर अटैक हुआ तो उसकी हम ये आप कहें ये बात और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करें। और ऐसी की तैसी दुनिया की, अगर पहले दुनिया ने आपके साथ किया क्या है, कौन सी भलाई की है कि आप दुनिया का मुंह देखने के लिए बैठे हुए हैं। अपना दुनिया के जरूर आप उनको खुश रखें, कोशिश करते रहें,
काम वो करें जो आपके इंटरेस्ट में है। कल को खुदा न खास्ता अगर हमला होता है आजाद कश्मीर पर, आज अगर हमने अपने नौजवानों को ट्रेन ना किया तो वहाँ सीसा पिलाई दीवार कौन मदद करेगा हमारी फौज की? वो 9 लाख फौज वो उधर अगर वो लेकर आए हुए हैं और हमारी टोटल फौज अगर 5 लाख है तो आपको पता होना चाहिए कि फिर रेशियोज क्या है फौजों की। बिल्कुल, तो फिर इसका मतलब है लगारी साहब के हुकूमत सिर्फ ज़बानी जमा खर्च की बात है, खत लिख दिया, 2 बयान जारी कर दिए, 3 ट्वीट्स कर ली, 1 या 2 मुल्कों के लोगों से फ़ोन पर रब्ता कर लिया, बस यहाँ से आगे तो हम नहीं जा रहे हैं। फिर जन साहब भी ये बात कर रहे हैं कि एक शोबा है उसमें भी शायद पूरी तरह से नहीं चल रही। वो भी नहीं कर रहे ना, वो भी नहीं पूरे तौर पर कर रहे, उसमें वो सलीके से काम कर सकते थे, सलीके से काम नहीं किया। कह रहे हैं भाई जब एक मुआहदे ने नहीं डिलीवर किया है और वो 72 में मुआहदा होता है, 73 में मुआहदा होता है और वो मुआहदा आपका डिलीवर नहीं करता है अप टू 2020, इतनी मुद्दत गुजर जाने के बाद भी अगर पूरे 48 साल गुजर जाने पर भी वो डिलीवर नहीं कर रहा है तो फिर आप उसके मुआहदे को क्या करेंगे? अपने सीने से लगा कर रखेंगे? नहीं भाई, आप खत्म करने का ऐलान करें, यकतरफा तौर पर खत्म करने का ऐलान करें कि भाई नहीं है, हम उस पोजीशन पर जा रहे हैं जिस पोजीशन पर हम 1972 में थे, 1972-73 की पोजीशन पर हम वापस जा रहे हैं और हम इसको कंट्रोल लाइन नहीं कह रहे, हम इसको सीज फायर लाइन कह रहे हैं और ये जंग बंदी लाइन है। हम इससे आगे बढ़ेंगे और हम इसके आगे बढ़कर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। उस वक्त हमारी पोजीशन चेंज हो सकती होगी और दुनिया ने कौन सा कर लिया है हमारे लिए? क्या अक़वाम मुत्तहिदा की, सही कह रहे हैं जनरल साहब, क्या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद है, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद है, इसको तो इंडिया ने नहीं कंसीडर किया ना सर, आलमी बिरादरी ने कौन सा कंसीडर कर लिया? हमारे यहाँ इस तरह की बात नहीं है, हमारे यहाँ ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही होती है और बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होती है। हमारे यहाँ एक तासुर ये फैलाया जा रहा है कि ये तय हो गया है, उधर रहेगा, इधर हम रहेंगे, इधर इंडिया रहेगा, ये सब कुछ ठीक है, ऐसे का ऐसा अरेंजमेंट है, यूं ही चलाया जाएगा। जनरल मुशर्रफ के दौर में क्या पोजीशन चल रही थी, वो ये कहते कि जी करीब पहुंच गए, वादी जो है वादी के ऊपर कोई एक ड्रामा कर लेंगे, बाकी इलाके इंडिया अपने पास रखेगा, हम अपने पास रखेंगे, कोई इस तरह का हल निकालेंगे। हमारे हल या हमारे जो चीजें हैं जनरल साहब, हम हल लेके जाएं या ना जाएं, उस हल को तो खातर भी नहीं ला रहा भारत ने जो प्लान किया, बकौल आपके वो प्लान किया, वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब जा रहा है। अगर तो बात यहाँ तक भी होती ना जो आप कह रहे हैं, और तब भी मैं कहता कि चलो कोई बात नहीं, जैसे हमारे कुछ बहन भाई कहते हैं जी हमारी कमजोरियां हैं, अंदरूनी तौर पे कमजोर हैं, हमारे इकॉनमी कमजोर है, तो अगर इस बात पर भी बैठे रहते तो मैं कहता कि चलो कोई बात, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी मेरे भाई। तो पाकिस्तान को सरनगू करना उसके एजेंडे में बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी में होगा। बात सिर्फ ये है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि वो अपना वक्त चुने और वो अपनी जगह चुने। हालांकि होना ये चाहिए, स्ट्रैटेजी ये कहती है कि जब आपको यकीन हो जाए कि दुश्मन ने कोई एक काम करना है तो फिर उसको अपना वक्त ना चुनने दें और अपनी कंडीशंस पे वो काम ना करने दें। वो डेफिनेटली आएगा आपके लिए और वो आएगा आजाद कश्मीर के लिए, और उस वक्त आप कहेंगे अच्छा जी अब हम सीने चढ़ा के आप जंग करते हैं। अच्छा, आपका इसका मतलब ये है कि आप जंग के लिए तैयार तो हैं लेकिन आप इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का जो उसको सूट करता है। तो अगर आपकी इंटेलिजेंस कह रही है, अगर आपकी असेसमेंट कह रही है कि अल्टीमेटली उसने आपके ऊपर चढ़ाई करनी है, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप उसके प्लान को आप कि पाकिस्तान में इस वक्त इतनी बड़ी साइबर वॉर जारी है हिंदुस्तान की तरफ से कि उसके सुराग कुछ तो मिल गए हैं कि हो सकता है बहुत बड़ा चंक जो है हमें मिल ही ना पाए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने ये भी बताया, कौमी सलामती के मुशीर जो थे, किस तरह नैरेटिव एंटी पाकिस्तान अफगानिस्तान नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। ये सिक्योरिटी का मामला जो है, एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान का राइज, अफगानिस्तान से अमेरिका का जाना, और पाकिस्तान में सिक्योरिटी का जो मामला है उनके खदशात उभरते हुए चले आ रहे हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका निकल रहा है, तालिबान आ रहे हैं और अफ़गानिस्तान और इंडिया और ये सारे एक साजिश के तहत वो जो पहले वाले हम एक 75,000 शहादतें, खरबों का नुकसान भुगत चुकी हैं, अल्लाह ना करे वो आए नंबर 1। और इसमें भी कोई शक नहीं कि ये जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैलाया गया अक्सर भारत से आया और ये राह की कारस्तानी है और पूरी दुनिया में हमें बदनाम किया जा रहा है वाक़े को लेकर, मगर ये वाक़या हुआ तो है। बिल्कुल ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, हर दफ़ा हम ही विक्टिम बन जाते हैं, प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ होता है, साइबर क्राइम हमारे खिलाफ होता है, हम हमेशा डिफेंस पे ही हैं। तो इसकी वजह क्या है? हम जिन जगहों पे हमें ऑफेंस करना चाहिए वहाँ पे हम डिफेंस में होते हैं। कि हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि इमरान खान के फ़ोन भी हैक हुए हैं और यहाँ से शायद वो चेक कर रहे हैं
कि हमारे जर्नैलों के, हमारे पॉलिटिशियंस के, सो अभी तफसीलात नहीं आ रही, मगर इशारे आ रहे हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि साइबर अटैक हो गया है, इंडिया के ज़रिए या कोई और मुल्कों के ज़रिए जो है हमारी हैकिंग हुई है अगर, तो ये बड़ा खौफनाक चीज़ है। और आने वाले उनकी फैमिलीज के भी टैप हो रहे हैं। ये सारी यहाँ प्रोसीडिंग होते रहे, केस चलता रहा, लोगों का याद नहीं होगा, गजनी पते किसी को नहीं है वहाँ से। उसमें जर्नलिस्टों के नाम भी आए थे, चले उनको भी छोड़ दें। इमरान खान साहब ने खुद टीवी पे फरमाया कि ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो मेरा टेलीफोन टैप करते हैं और बड़ा अच्छा करते हैं। मुझे तो स्टैटिस्टिक वो हो रही है मैं कि अब खान साहब का भी आके कि आपके टेलीफोन कुछ और लोग भी टैप, यहाँ पे हुकूमतें दुनिया भर में ये टेलीफोन टैप भी करवाती हैं, ये बंदे भी पीछे लगाती हैं, ये आपके सोर्सेज पता करने हो किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, बला बला चीज़ें, ये सारी चीज़ें ये करते रहे हैं। एक तो ये बता दीजिए गवर्नमेंट जो है किस हद तक उसके हाथ में मामलात होते हैं इस तरह के, और आपके ख्याल में जितना ये मामला हुआ है क्या पाकिस्तान FATF को लेके या इंटरनेशनली उसका इमेज मुतासिर हुआ इससे, चाहे हमारा कसूर नहीं है इसके अंदर? शुक्रिया कामरान। देखिए, कभी हम सब लोग ठंडे मिजाज से घरों पे जाके ये ज़रूर सोचिएगा कि 40 साल की हमारी अफ़गान पॉलिसी से हमें कितना नुकसान पहुंचा है। फर्स्ट सोवियत वॉर से लेके सेकंड US वॉर तक जो हमारे साथ हुआ है और जो हमने अपने साथ किया है, उस पर कभी गौर कीजिएगा कि हम क्या थे जब अफ़गानिस्तान में रूस के आने से पहले और आज हम क्या हैं, और कितना नुकसान हमने अपना किया है कि हम अननेसेसरी गलत जंगों का हिस्सा रहे। यहाँ हमने ना सिर्फ अफ़गान मुजाहिदीन ट्रेंड किए, हमने तालिबान यहाँ बनाए, हम और हो सकता है बाहर के एजेंटों सब कुछ है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी क्या कर रही है, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? फिर ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने की ज़रूरत क्या है अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी नाक़िस है कि आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ से किसी को उठा के अफ़गानिस्तान ले जाया जाता है, किसी को उठा के जो है वो वज़ीरिस्तान ले जाया जाता है, किसी को इस्लामाबाद में ही गायब कर दिया जाता है, किसी को इस्लामाबाद में ही कत्ल कर दिया जाता है। और हम जो हैं वो लड़ने के लिए बेताब होते हैं, हम ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, हम लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं और पहुंच जाते हैं, हमारे पाले हुए मुजाहिदीन जो हैं वो जिहाद के लिए अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी के ओवरऑल मामला जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, ये तो एक बड़ा सिंपलिस्टिक सा आंसर है कि जी इंडिया जो है सब कुछ करा रहा है। भाई इंडिया तो कराएगा जिस तरह हर दूसरा राइवल मुल्क जो है दूसरे मुल्क में कराता है, लेकिन हम कहाँ पे खड़े हैं, हम उसको क्यों नहीं रोक पाते? ख्वाह वो साइबर क्राइम का मसला हो, ख्वाह वो अफगानिस्तान के सफीर के ऊपर प्रोपेगेंडा हो, ख्वाह वो चाइनीज कत्ल हो रहे हैं जिस तरह बताया अभी लारी साहब ने, इंजीनियर्स का वाकया हो। सिक्योरिटी पाकिस्तान की जो आपके ख्याल में इस वजह से इस वक्त क्वेश्चन मार्क या कॉम्प्रोमाइज होती हुई थोड़ी सी नजर आ रही, क्योंकि वहां पर कैओस है अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका जा चुका है। जनरल साहब देखिए, इस वक्त ये ज़हन में रखिए कि कौन कौन से मुल्क हैं जो इस वक्त इंटरेस्टेड है कि आपका CPEC मुकम्मल की। इंडिया इज नाउ मेकिंग अ न्यूक्लियर सिटी जो कि 2017 में मुकम्मल हो जानी थी। अब उसके बाद उसकी खबरें नहीं आई, शायद उन्होंने कोई मीडिया ब्लैकआउट कर दिया उसके ऊपर। इसका नाम है चालाखरे और ये है कर्नाटका में। इट्स अ कंप्लीट मिशन ओरिएंटेड, जैसे आप कहते हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर मिलिट्री के कंट्रोल में बेशुमार सेंट्रीफ्यूजेस लगेंगी जो कि यूरेनियम प्रोड्यूस करेंगी, और वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल तैयार होगा इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए, और वहाँ पे वो हाइड्रोजन बॉम्ब्स यानी कि थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स, फ्यूजन बॉम्ब जो हैं वो वहाँ पे वो तैयार करेंगे। मिसाइल और एयरक्राफ्ट टेस्टिंग रेंज वहाँ पे बनेगी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है न्यूक्लियर सिटी के बारे में कि इंडिया एक न्यूक्लियर सिटी बना रहा है जिसके तहत वो कुछ भी यहाँ पर डेवलप करेगा। और पहले ही इन्फॉर्मेशन आई थी बाहर, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि वहाँ पर मीडिया का ब्लैकआउट कर दिया है, मतलब कि मीडिया को यहाँ पर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना या फिर डिस्प्ले करना या फिर उसके बारे में थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन बाहर जाने से मना कर दिया होगा, ऐसा लगता है। अब पता नहीं पाकिस्तानियों को ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है कि न्यूक्लियर सिटी इंडिया बना रहा है। हो भी सकता है, उसमें कोई मना भी नहीं कर रहा, हो सकता है कुछ नया डेवलप हो रहा हो और इंडियन पब्लिक से ये छुपाया जा रहा हो, इंडियन जनता से ये छुपाया जा रहा हो, भारतीय जनता से। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तब तक न्यूक्लियर सिटी ऐसी कोई कर्नाटक में बन नहीं रही है। अब अगर हो भी तो भी अच्छी बात है, और अगर ऐसी कोई न्यूज़ है जो सच है तो पाकिस्तान को इससे डेफिनेटली डरना चाहिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं।
इसी डाइकोटमी को अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें इंडिया की तरफ से, वो भी हमें वहां पे भी यही चीज नजर आती है कि वहां पे सिविल न्यूक्लियर डील ऑफर हो रही है। वहां पे आप NSG का मामला देख लें, हिंदुस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को और न्यूक्लियर मटेरियल्स में ट्रेड कर सकते हैं, तो उसकी सलाहियत को और बढ़ा रहे हैं। एक बात तो ये होगी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का क्या इशू क्या है कि वो बना ही हिंदुस्तान की वजह से था और उसी में हिंदुस्तान को एक वो बहुत मेजर रोल देना चाह रहे हैं। सेकंड पॉइंट इज रिगार्डिंग द सिविल न्यूक्लियर डील जो आपने बात की। अभी हिंदुस्तान ने बहुत जबरदस्त गेम खेली इस सदी के शुरू में। उन्होंने अमेरिका को ये बावर करा दिया कि हमारा इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, वी नीड पावर, और वो हमारे पास नहीं है, तो हम ईरान, पाकिस्तान और इंडिया गैस पाइपलाइन ले रहे हैं। तो उस वक्त तक आई थिंक प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश का जमाना था 2007 में, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ईरान से गैस मत लें, हमने तो ईरान पे सैंक्शंस वगैरह लगाई हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमें वो गैस नहीं लेने देते तो फिर हमें आप ये सिविल न्यूक्लियर डील दें। और वो सिविल न्यूक्लियर डील को उन्होंने एक तरह से अमेरिका को ब्लैकमेल करके कि अगर आप हमें ये नहीं देंगे तो हम ईरान के साथ अपना ये गैस का ट्रेड बढ़ाएंगे। तो एक्सक्यूज मी, इस तरह से उन्होंने उसका कोर्स करके अमेरिका को और उसको ब्लैकमेल करके ये सिविल न्यूक्लियर डील दी। और उसमें भी अब 22 इनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इंडिया के पास, उनमें से 14 जो है उन्होंने कहा कि हम उनको ले आएंगे इन द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्शन परव्यू में, उनके इंस्पेक्शन रिजीम में। मगर 8 जो हैं जो कि हम मिलिट्री पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करेंगे वो हम उनके इंस्पेक्शन रिजीम में नहीं लाएंगे। तो बात क्या हुई कि आपने उनको वो तमाम फैसिलिटीज दे दी जो कि वो मांग रहे थे, और उनको ये अलाउ कर दिया कि वो 8 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं, जिनमें आई थिंक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स भी शामिल हैं, वो उनके जो उनमें जो फिसाइल मटेरियल तैयार हो रहा है वो एक्सेसिबल नहीं हो, उसको स्टॉक पाइल कर रहे हैं। और यही वजह है, अच्छा बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बता दिया, यही वजह है कि फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो रही है। एंड द ओनली कंट्री स्टॉपिंग इट फ्रॉम बीइंग साइंड इज पाकिस्तान। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इसको अपोज कर रहा है, और उसकी बहुत बुनियादी वजह है। एक वो ये है वजह कि FMCT जो है वो ये कहती है कि आप इमीडिएटली तमाम द प्रोडक्शन ऑफ फिसाइल मटेरियल मस्ट बी स्टॉप्ड। पाकिस्तान कहते हैं एग्रीड, मगर जो ऑलरेडी स्टॉक पाइल्स मौजूद हैं आप उनका भी हिसाब करें, और वे ये भी देखें कि उनका डिस्पोजल क्या होगा, क्योंकि अभी इंडिया के पास हमसे बहुत ज्यादा फिसाइल मटेरियल स्टॉक पाइल हो चुका है। अगर यहाँ आज हम ये एक कदगन लगा देते हैं कि आज के बाद कोई फिसाइल मटेरियल तैयार नहीं होगा, तो वो जो उनकी सुपीरियरिटी हमारे ऊपर बन गई है अभी तक, वो फिर परमानेंट हो जाएगी, और वो जो एक इम्बैलेंस होगा हमारे में और उनकी सलाहियतों में, वो फिर परमानेंट हो जाएगा। और पाकिस्तान इससे एग्री नहीं करता, और दुनिया जो है वो इस इशू को एड्रेस नहीं कर रही है, इसको रिजॉल्व नहीं कर रही है। तो इसलिए अच्छा, पाकिस्तान का आपने जिक्र किया है, तो ये जो अभी हम एक्सपेंशन इन डिमोना फैसिलिटी देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी हो सकता है कुछ ना कुछ। क्यों, उसका बैकग्राउंड है कि आपको याद है जो अबैंडन की थी इन्होंने, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाले थे, वो सारा अगर जहन में रखा जाए तो ये इसको हमें जरा काफी क्लोजली देखना चाहिए पाकिस्तान को भी। इसका देखना इसलिए भी चाहिए कि एक तो आपका यही पॉइंट आगे ले जाए, अगर मैं एक्सपेंड करूं, बट बिफोर आई डू दिस लेट मी फिनिश ऑफ द पॉइंट ऑन इंडिया। एक बात वहां पे रह गई, इंडिया इज नाउ मेकिंग अ न्यूक्लियर सिटी, जो कि 2017 में मुकम्मल हो जानी थी। अब उसके बाद उसकी खबरें नहीं आई, शायद उन्होंने कोई मीडिया ब्लैकआउट कर दिया उसके ऊपर। इसका नाम है चालाखरे, और ये है कर्नाटका में, एंड इट्स अ कंप्लीट कि जो मिशन ओरिएंटेड जैसे आप कहते हैं एक एस्टेब्लिशमेंट है, जहां पर मिलिट्री के कंट्रोल में बेशुमार सेंट्रीफ्यूजेस लगेंगी जो कि यूरेनियम प्रोड्यूस करेंगी, और वहां पर न्यूक्लियर फ्यूल तैयार होगा इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए, और वहां पे वो हाइड्रोजन बॉम्ब्स यानी कि थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब्स, फ्यूजन बॉम्ब जो हैं वो वहाँ पे वो तैयार करेंगे, मिसाइल और एयरक्राफ्ट टेस्टिंग रेंज वहाँ पे बनेगी। दैट्स अ कंप्लीट सेटअप, और वो सारी की सारी जो है ये न्यूक्लियर सिटी जो है वो भी अभी
अमेरिका की यही पॉलिसी है। अमेरिका तो कहना नहीं चाहिए कि वेस्टर्न कंट्रीज की, यूएस लेड वेस्ट की जो पॉलिसीज जो हैं उनकी वो हिंदुस्तान को अलाउ कर रही हैं कि वो ये सारा सिस्टम उन्होंने सेटअप किया है और कर रहे हैं अभी भी, और उसको वो इस्तेमाल करेगा। तो जब आप एक साइड पे ये सब कुछ कर रहे हैं तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर अगर आप कदगन लगाएंगे तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान ऐसी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर यूके के प्रधानमंत्री की भारत की विजिट के बारे में बात हो रही है कि भाई आखिरकार ऐसा क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो या फिर कोई और कंट्री हो, वो दौड़ा दौड़ा सीधा इंडिया में चला आता है। और मान लीजिए कि हम भी, मतलब पाकिस्तान भी अगर चाहता है कि उस लेवल की पार्टनरशिप या फिर उस लेवल का वैल्यूएशन उसे भी मिले, क्योंकि पाकिस्तान की हर समय यही एक कंडीशन रहती थी कि अगर आप इंडिया को ये चीज दे रहे हो तो हमें भी आपको देनी पड़ेगी, और हमारे साथ भी रिलेशन आपको अच्छे रखने हैं तो ये करना पड़ेगा। और दूसरे कंट्रीज ये करते थे क्योंकि उस समय उनको इंडिया की तरफ झुकाव रखने से कोई बेनिफिट था नहीं। लेकिन अब ऐसा है कि अगर आपको याद हो, पिछले इमरान खान के टेन्योर में एक सिचुएशन हुई थी कि भाई जो यूके है वो इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन चाहता है, ठीक है। कई तरह की सहूलियत प्रधानमंत्री मोदी को दी जाती है, या फिर कहे कि इंडिया से जो टाइप होगा उसमें दी जाएगी। पाकिस्तान भी ये चाहता था, इमरान खान के टेन्योर की बात है। अब यूके ने पूछा ही नहीं कि भाई अब क्या करना चाहते हो क्या नहीं, मतलब सीधा यहाँ पर आप कह सकते हो कि लात मार दी। तो यहाँ पर उसी टाइप की बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने, और हम जाके हर मुल्क में जाके जब भीख मांगते हैं, पैसे लेते हैं, तो लोग हमें कौन सीरियस लेगा। वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं इस हफ्ते। बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है दोस्तों, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली बात तो यह है कि तकरीबन, अगर मैं आपको बताऊं कि तकरीबन जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है यूके के अंदर, उसने कोई तकरीबन 95,000 नौकरियां, 95,000 जॉब्स जो है वो अक्रॉस यूके इंडियन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट से क्रिएट हो रही हैं। अब आप देखें कि एक तरफ ये किस तरह अपने ताल्लुकात को मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। और आपको पता है कि जब से ये ब्रेक्सिट हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बड़ी परेशान है कि हमने अपने लोगों की नौकरियों को किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह सस्टेन करना है, और किस तरह वो एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक उनको वैल्यू किस तरह देनी है कि हमारे वहाँ पे बेरोज़गारी ना आए। ये बहुत बड़े सवाल है, मेरा ख़्याल है जिसको कहीं न कहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो आ रहे हैं इंडिया, नॉट फॉर दिस, मैं और बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इस हवाले से। लेकिन मैं बता रहा था कि जो पोस्ट ब्रेक्सिट जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंग्लैंड के लिए वो कम हुई हैं, तो वो ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में भाग रहे हैं, और इस हवाले से इंडिया को भी बड़ी वो अहमियत दे रहे हैं। यूके इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि अनाउंस हुई जिसके लास्ट ईयर। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, पाकिस्तान भी ये पार्टनरशिप चाहता था कि हमारे साथ भी यूके इसी तरह की पार्टनरशिप करें, लेकिन जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई हमें लिफ्ट नहीं कराई थी। ये मुझे याद है, आई स्पोक टू समवन वेरी सीनियर लेवल पे, कहीं पे मैं बैठा था, तो उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ें हमने भी रिक्वेस्ट की कि जिस तरह आपने 10 साल का एक मंसूबा या 10 साल का एक जो प्लान है, जो इंग्लैंड के साथ तय किया है, वो हमारे साथ भी करें। लेकिन खैर वो करने को तैयार नहीं थे। और वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन उन्होंने करनी है, ट्रेड पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे, लेकिन और इंडिया को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज़ ए प्रायोरिटी कंट्री के तौर पे रखा हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने ये 2021 में बेसिकली एक रिव्यू इन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि हमें ये चीज़ें करनी हैं। और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं वो ज़ाहिर बात दैट इज़ प्राइमरीली नोन एज़ फ्रॉम द लेंस ऑफ बिज़नेस, ट्रेड, डिफेंस, इन चीज़ों पे है। और ये बात चल रही है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको नेगोशिएट किया जाए, और अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 28 बिलियन पाउंड की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट विल गो बाय 2035 तक। तो और जिससे ज़ाहिर बात है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये ट्रेड इस तरह जाती है तो यूके के अंदर नौकरी क्रिएट होगी।
अब आप इमेजिन करें कि जब पाकिस्तानी सरकार जो है, अगर आपको याद हो मैंने इसके ऊपर बड़ा बोला था कि जब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि आप कब तक भीख माँग-माँग के गुज़ारा करेंगे। तो ये अल्फ़ाज़ हम तो नहीं कहते थे लेकिन हुकूमत ने खुद ही कहने शुरू कर दिए। उसकी वजह ये थी कि जब भी अभी जैसे पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आई है, तो वो जी क्या अभी बड़े परेशान हैं, क्योंकि पिछले 10-12 साल का एक पैटर्न 15 साल का चला आ रहा है। ये है विविड मेमोरी, क्लियर मेमोरी, विज़िबल मेमोरी, नज़दीक तरीन की मेमोरी जो है, सोशल मीडिया, मीडिया की मेमोरी है। जैसे ही हमारी हुकूमत उठती है, आती है नहीं, वो सीधी चली जाती है सऊदी अरब, सीधी चली जाती है यूएई और चाइना और कहती जनाब सानू पैसे दे दो वरना असीं डिफ़ॉल्ट कर जावांगे। सो दिस इज़ नॉट हाउ नेशंस गो। नेशन इस तरह तो तरक्की नहीं करेंगे मैं, वो अकेले चीज़ें करने की कोशिश करते हैं व्हिच इज़ राइट। खैर एनी हाउ लेकिन मेरा जो पॉइंट है आज का जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये है कि हमें नौकरी क्रिएट करने के लिए हमने पाकिस्तान में देखा है कोई रिसेंटली कोई जो है वो कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेज़िडेंट पाकिस्तान में आ रहा हो, बड़े कम आ रहे होंगे। सिर्फ़ ओआईसी के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से। लेकिन हमें तो ट्रेड चाहिए, कारोबार चाहिए, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी चाहिए, हमें तो ये चाहिए ना। हमें तो ये सारा टाइम जो जियो स्ट्रैटेजिक से हमें बाहर निकल के जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है। तो अगर हमें जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है, तो फिर हमें इन चीज़ों को देखना है, जहाँ पे देख लें कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, वो भागा-भागा इंडिया आ रहा है और उसको पता है। अच्छा मज़े की बात है कि जब तक इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इमरान खान साहब ने एक भी इंग्लैंड का दौरा नहीं किया। ठीक है जी। अमेरिका का दौरा तो वो ट्रम्प के हवाले से वो हो गया सारा मैनेज और वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन इन्होंने एक भी दौरा जो है वहाँ का नहीं किया और यूरोप का कोई दौरा नहीं किया, जिसको पता मैं बार-बार यहाँ पे हाइलाइट करता रहा हूँ। हमारी अवाम क्योंकि इमोशनल है, वतन से मोहब्बत करती है और चाहते हैं कि मुल्क के अंदर शायद कोई करप्शन जो है वो ना हो और हालाँकि ये बड़ी जिसे कहते हैं ना बड़ी वो ब्लैक एंड व्हाइट में आप इन चीज़ों को नहीं देख सकते करप्शन को और इन चीज़ों को। ख़ैर एनी हाउ ये जो क्वेश्चन है कि अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जब आएगा और वो आके कह रहा है कि जी हम इन डेप्थ टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। जहाँ पे हम इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहे हैं, डिफेंस में, डिप्लोमेसी में, इकोनॉमिक पार्टनरशिप में और जो है और पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बात बताऊँ, बार-बार जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं, वो अपने आप को इंडिया के साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं इंडो पैसिफिक। अच्छा बहुत सारे शायद पाकिस्तानियों को नहीं पता शायद कि इंडो पैसिफिक की कितनी वैल्यू है। मैंने रिसेंटली भी एक रिसर्च पेपर लिखा था फ्रांस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में, इसमें ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान के लिए। आई शेयर्ड इट ऑन माय ट्विटर मे बी और ऑन माय फेसबुक आई थिंक। ये पाकिस्तान नेवी का एक जर्नल है द बेकन जिसमें वो शेयर हुआ। खैर अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इमरान खान साहब ने तो या हमारी किसी सरकार ने तो किसी को तो पता ही नहीं इंडो पैसिफिक होती क्या? ना किसी ने सोचा ना बात की। मैंने कभी पाकिस्तान की किसी फॉरेन पॉलिसी शो पे नहीं सुना और बात करता रहा हूँ कि भई ये कितनी ज़्यादा वैल्यू रखता है कि हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। अब आगे आ जाएँ अब वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने और हम जाके हर मुल्क में जाके जब भीख माँगते हैं, पैसे लेते हैं तो लोग हमें कौन सीरियस लेगा? खैर पाकिस्तान तो स्टैटिक है, हमारी जो पोज़ीशन है वो ये है कि हमारे यहाँ तो ये डिटरमिन नहीं हो पा रहा कि किसने क्या किरदार अदा करना है, कौन-सा हुकूमत में होगा, कौन-सा ऑपोज़िशन में होगा। तो मैं सड़कों पे आ जाऊँगा और जो एक तरीक़ाकार होता है, ये बदकिस्मती है पाकिस्तानी सियासत की, लेकिन कोई बात नहीं। शायद हम इसी तरह ही सीख जाएँ और शायद हमें कुछ इससे सबक मिल जाए और हमारी लीडरशिप जो है वो शायद कोई मैच्योर रोल प्ले करे। एनी हाउ मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जहाँ की जिसकी जो अवाम है पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रही है। ख़ैर और इमरान खान साहब बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो बट आई एम प्रीव्यू टू दिस जिसे कहते हैं ना आई एम ऑफ द व्यू एंड आई हैव दिस इन्फॉर्मेशन। आप प्राइम मिनिस्टर हैं कंट्री के, आपका काम है जाना, ताल्लुकात बनाना, अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करना, इसको हम बोलते हैं इस तरह की कम्युनिटी के अंदर आप घूमते हैं। यू गो एंड यू रब योर शोल्डर्स, यू मीट इन्फ्लुएंशियल पीपल, यू फाइंड आउट अपॉर्च्युनिटीज़। आपने अपने मिनिस्टरों को 1-2 को भेज दिया और वो वहाँ की तकरीरें करके आ गए। आपने इतने बड़े अगर इमरान खान साहब ने जहाँ पे ट्रीज़ दरख्त लगाने की बात है, ये इमरान खान साहब का नाम आता है पाकिस्तान में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इस लेवल पे
दरख्त लगाने को जो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, वो इमरान खान साहब के दौर में हुआ। हम जहाँ पे उनकी इतनी ज़्यादा तनकीद करते हैं, जहाँ पे उन्होंने कोई उनसे गलती से एक आधा अच्छा काम हो गया, हम उसको भी तारीफ़ करना चाहेंगे, ताकि ये नहीं है कि अब आप अगर उनकी हम, क्योंकि हमारा ताल्लुक इमरान खान साहब से कोई ज़ाती कोई नफ़रत नहीं है, उनकी पॉलिसीज़ पे तनकीद करना जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इमरान खान साहब उस कॉन्फ्रेंस में ना गए, रीज़न बिहाइंड इज़ सुनने में मुझे सुनने में आता है, मेरे सुनने में आता है। उन्होंने कहा जी, एक तो उन्होंने कहा जी कि मैं इसलिए नहीं जा रहा कि वहाँ मैंने क्या थोड़ी-सी तकरीर करनी है, और उधर वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे जो है वो एक स्पेसिफिक मीटिंग भी हो रही थी, जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जो कंसोर्शियम बना था कुछ ममालिक का, जिसमें कुछ ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स जो थी, वो सारी बात है होनी थी, और वो सारा कुछ। तो इमरान खान साहब ने कहा जी, हम तो उसमें है ही नहीं है, तो हमें वहाँ जाने का क्या फ़ायदा होगा? तो भाई हर चीज का कंपैरिजन आप इंडिया के साथ करते हो, वो उनके कस्टमर हैं, आप उनसे पैसे मांगते हो, आप फकीर हो, वो कस्टमर है। हर चीज का कंपैरिजन आप उनके साथ करते हो। IMF के घुटनों पे पड़े हैं आप, उनकी फॉरेन पॉलिसी पे देखो। और वो बार बार, यानी हमने इस कंडीशन पे वो सारा असला लिया था कि अगर कम्युनिस्ट थ्रेट आया सोवियत यूनियन से, तो फिर हम ये सिर्फ उसको, यानी इसके लिए हम ये ले रहे हैं, हम सोवियत थ्रेट के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल हमने भारत के खिलाफ किया। 65 की वॉर की बात कर रहा हूं, 63 तक अगेंस्ट कम्युनिज्म थ्रेट, जो हमने फिर इंडिया के साथ पंगा लिया। और उसके बाद किताब ये लिखी कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, कि तुम हमारे दोस्त हो, हम ये वो पैसे लेना, सहूलत लेना और उनको गाली देना हमारी शोहरत बतौर कौम के अब ये हो गई है कि हम दुनिया भर से पैसा मांगते हैं और उनको गाली देते हैं। तो एक दुनिया के लिए भी मजाक और अपने अवाम के लिए भी मजाक। इनको देखना चाहिए कि दूसरी दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं। हमारी जो पाकिस्तानी सियासत है वो बकरा मंडी बन चुकी है। पार्लियामेंट में एक बिल जो है वो टेबल हुआ है कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के फंड्स हैं इनको सपोर्ट कर रहा है, इसे रोक नहीं रहा है, वो पाबंदियां लगाने की बात कर रहे हैं। ये अमेरिका किस चीज का रिएक्शन दे रहा है? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि आखिरकार कंपैरिजन करती क्यों हो पाकिस्तानी जब कंपैरिजन करते हैं कि भाई इंडिया के साथ उनकी कंपैरिजन हो, तो आखिरकार ये कंपैरिजन करते ही क्यों हो? पहले था कि अगर इंडिया कुछ यहाँ पर नई चीज़ बनाता था तो पाकिस्तानी को लगता था कि भाई इंडियंस ने बना ली तो हमको भी बनानी पड़ेगी, या फिर हम भी बना सकते हैं। कॉन्फिडेंस बाद में ही आता था, तो 1, 2, 3, 4, 5 साल के बाद वो चीज़ वो बना लेते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद, लेकिन अगर आप देखो तो पिछले कई दिनों से नहीं, पिछले 8-10 सालों से इंडिया ने इतनी तेज़ी से यहाँ पर अपनी प्रोग्रेस की है कि पाकिस्तान को यहाँ पर मैच करना या फिर कहे कि कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो गया है। और पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतना गैप हुआ करता था, अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा गैप हो चुका है। और अगर पाकिस्तान चाहे तो भी, मान लीजिए कि टेररिज्म को साइड में छोड़ देते हैं, जिहादी सोच जो है वो साइड में छोड़ देते हैं, लेकिन अगर फिर भी वो चाहे ना तो फिर भी वो अब इंडिया के साथ मैचअप नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया की जो तेज़ी हो बहुत अलग लेवल की हो चुकी है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और वो बार बार, यानी हमने इस कंडीशन पे वो सारा असला लिया था कि अगर कम्युनिस्ट थ्रेट आया सोवियत यूनियन से, तो फिर हम ये सिर्फ उसको, यानी इसके लिए हम ये ले रहे हैं, हम सोवियत थ्रेट के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल हमने भारत के खिलाफ किया। 65 की वॉर की बात कर रहा हूं, 63 तक अगेंस्ट कम्युनिज्म थ्रेट, जो हमने फिर इंडिया के साथ पंगा लिया। और उसके बाद किताब ये लिखी कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, कि तुम हमारे दोस्त हो, हम ये वो पैसे लेना, सहूलत लेना और उनको गाली देना हमारी शोहरत बतौर कौम के अब ये हो गई है कि हम दुनिया भर से पैसा मांगते हैं और उनको गाली देते हैं। सारी की सारी जो तहजीब है आज की दुनिया की, ये कहां बन रही है? इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? अपने आप से पूछें और संजीदा सवाल पूछें कि अगर हमने यानी हमने पाकिस्तान ने मगरिब की को मदद की है इन टर्म्स ऑफ मनी वगैरह, यानी सर्विसेज की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो उन्होंने पैसा दिया, सर्विसेज ले ली, दुनिया भर में ये काम होता है, पैसा देते हैं, सर्विसेज ले लेते हैं। बट अदर देन दैट हमारा क्या रवैया है और उनका क्या रवैया है, और दुनिया भर में हमारी जो एक पहचान है वो ये क्यों है कि हम जिससे पैसा लेते हैं उस पर थूकते हैं, और एहसान फरामोशी और ये सारी गुफ्तगू हमारे साथ एज अ नेशन स्टेट क्यों होती है? ये सवाल हमें अपने आप से पूछने हैं और एक दफ़ा तय करना है कि चाहते क्या हैं। अगर तो एंटी वेस्ट चल लें और उनसे तनख्वाहें लेकर अपने लोगों को दें और उनके खिलाफ अब उनको गालियां भी दें, ये नहीं हो सकता, अब नहीं होगा इसलिए
कि जो जज्बात पाकिस्तान में अमेरिका के बारे में हैं, अब अमेरिका में वही जज्बात पाकिस्तान के बारे में हैं। अब वहां की ये सारी डिबेट है जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये गुफ्तगू हो रही है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में, ये गुफ्तगू हो रही है येल यूनिवर्सिटी में, ये गुफ्तगू हो रही है ब्रुकिंग्स में। ब्रुकिंग्स का जो वो थिंक टैंक, उनके आप खुद पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सुन लीजिए यूट्यूब पर उनके पढ़े में। ये सारी गुफ्तगू कैपिटल हिल में हो रही है, ये सारी गुफ्तगू वहाँ के संजीदा हल्कों में हो रही है कि पाकिस्तान जो है इसके यानी अनग्रेटफुल कंट्री है, अब इसको हमने एक एग्जाम्पल बनाना है, ये गुफ्तगू। खान साहब तो उस पे खैर सोने पे सुहागा है कि वो लोगों के सामने जाते सियासी जलसों में है, लेकिन ऐसी फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड स्टेटमेंट्स दे देते हैं। पिछले जलसे में उन्होंने जाके यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर की बात कर दी, बल्कि ऐसी इमेच्योर बात उन्होंने की उसमें कि आप इंडिया से क्यों नहीं पूछते। भाई हर चीज का कंपैरिजन आप इंडिया के साथ करते हो, वो उनके कस्टमर हैं, आप उनसे पैसे मांगते हो, आप फकीर हो, वो कस्टमर है। हर चीज का कंपैरिजन आप उनके साथ करते हो, किस तरीके से करते हो? उनका दुनिया में करप्शन पे 85 नंबर है, आपका 140 है। अब किस चीज का कंपैरिजन करते हो? खुद देखो तो सही कि पहले उनका डॉलर जो है वो 71 का, आपका 200 पे जाने वाला है। आप उस चीजों पे भी कंपैरिजन करके देखो, उनकी फॉरेन पॉलिसी पे देखो। डॉक्टर जयशंकर फॉरेन पॉलिसी किस तरह चला रहा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है लॉन्ग मार्च के लिए मुल्तान खड़े हुए थे वहां पे, जब यूक्रेन चल रहा था वहां पे, जब थर्ड वर्ल्ड वार होने वाली थी, आप रशिया चले गए। आप देखें इमेच्योरिटी के हालात कि आप खुद आप देखें, IMF के लिए आप अपने तरमीम कर रहे हैं, IMF के घुटनों पे पड़े हैं आप। अब नाक के से लकीरें निकाल के पैसे मांग रहे हैं और साथ आप रशिया चले गए, जबकि सारी दुनिया एक साइड पे खड़ी है। सारी दुनिया कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वार होने वाली है, आप ऐसे मुल्क में जाके पाइपलाइन लेने चले गए जो खुद सैंक्शंस के नीचे आ रहा है। तो मैं ऐसे मुझे तो बिल्कुल अफसोस होता है हालिया देखता हूं कि पीपल डजंट कैरी इवन देन कॉमन सेंस। इनके एडवाइजर पता नहीं कौन है। मैं मोहित यूसुफ साहब से मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं कई दफा कि मोहित जी पार्लियामेंट में एक बिल जो है वो टेबल हुआ है कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के फंड्स हैं इनको सपोर्ट कर रहा है, इसे रोक नहीं रहा है, वो पाबंदियां लगाने की बात कर रहे हैं। ये अमेरिका किस चीज़ का रिएक्शन दे रहा है? रूस यूक्रेन जंग में जो पाकिस्तान न्यूट्रल रहने की बात कर रहा है, क्या वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान न्यूट्रल है? ये किस चीज़ की जो है ना वो अमेरिका को गुस्सा है या अमेरिका को ग्रजेस हैं जो निकाल रहा है इस तरह के बयानात देकर या इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं? शुक्रिया शादिया। अच्छा, मेरा ख्याल था हम आज इंडिया की बात करेंगे, जो असल इस वक्त इशू है हमारा सिक्योरिटी साइड पे। मैं वो भी बात करूंगी सर। ये चीज़ें जो हैं ये अमरीकी कांग्रेस में, सेनेट में बार बार इस तरह की चीज़ें आई हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वेदर ये पर्टिकुलर मूव जो है टाइम्ड है नहीं है, बात यह है कि ये कितनी दफ़ा बात होगी और कितनी दफ़ा जवाब ये मिलेगा कि एक विक्टिम ऑफ टेररिज्म को आप उसके खिलाफ बिल ला रहे हैं, आपको तो उसके हक में बिल लाना चाहिए। किन चीज़ों की बातें कर रही हैं? ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है, बट प्लीज सी आप किसको बुला रहे हैं, किस चीज़ के लिए बुला रहे हैं और क्या ये कि अब कोई ड्रोन आएगा तो मैं एयरफोर्स से कहूंगा उसको मार गिराए। मेरे दौर हुकूमत में मैं देखूंगा कौन ड्रोन फेंकता है। मिसाइल आया तो वो चुप, अभी तक कोई उन्होंने कुछ स्टेटमेंट जारी नहीं की। कि वो जो पूरा ड्रामा एक कैंपेन चलाई गई 2 दिन टीवी के ऊपर उस मिसाइल के बारे में, पहले तो शुक्रिया अदा करते रहे कि शुक्र है जी हादसे नहीं हुई। पहले तो यही नहीं बताते थे ये थी है चीज क्या है। पहले तो जो स्टेटमेंटें चलती रही, कभी तो यहाँ तक नहीं होता। मैं तो कई दफा सोचता रहा था शायद कबूतर आ गया वहां से, कोई जानदार चीज आ गई। कई दफा कहें कोई ऐसी चीज आई है कि उसमें असला नहीं है, कभी कहें कुछ आई है। मेरे ख्याल में तो इन्होंने 2 दिन उसको इस्तेमाल किया। पहले तो दुनिया के पाकिस्तान के लोगों की तवज्जो किसी और चीज में लगाने के लिए। मैं तो पहले समझता रहा हूँ कि ये सिर्फ ऐसे ड्रामा किया जा रहा है, कोई कबूतर गिर गया, कुछ चीज गिरी है, ये जो अदम एतमाद और दूसरी चीजों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि इन्होंने 3 दिन के बाद, ये इसकी वजह भी यही है, 3 दिन के बाद इन्होंने कहा जी वो जी वहां से इंडिया वाले ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं, फला है जो इंडिया। मैं आज हैरान इस बात पे था, कहते हैं जी इंडिया आलमी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं तो इस चीजों पे स्टेटमेंट्स पे हैरान हूं। और हमारे वो जो देखे कुरैशी साहब हैं, उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ दिया कि इंडिया को शायद चाय की तलब हो रही है। ये जुगतबाजियां चल रही हैं फॉरेन पॉलिसी में। देखें जरा इनकी स्टेटमेंट्स इनकी जरा नोट करें, मैच्योर सीरियस ही नहीं है। मैं तो हैरान होता हूँ, कुछ सीरियस स्टेटमेंट दें यार। आप किस चीज की चाय के साथ उसको कलबोशन के साथ मिला रहे हैं? आप मेरा मकसद नो क्लू अबाउट इट। आलिया पता नहीं किस क्रूज कंट्रोल के जरिए पाकिस्तान चल रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही
हु इज रनिंग इट, हाउ इट इज गोइंग ऑन। मेरा कोई चीज, कहते कल ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, मैं तो परेशान होता रहता हूँ चीजें देख देख। हमारे घर दाने नहीं है माजरत से, तो 11% उनकी ग्रोथ रेट होगी और अगले चंद सालों में और भी ग्रोथ रेट उनकी खासी ज्यादा होगी। हम तो 1.5 पे खड़े हैं। हमारी जरूरत है करने की, हमारी जरूरत है कि हम जो है वो रीजन में खोलें। और ये हमारी जरूरत है, ये इंडिया की जरूरत नहीं है। उनकी जरूरत जरूर होगी लेकिन हमसे कम है। हम 1.5 जीडीपी ग्रोथ पे हैं, वो 11% पे उनके बारे में प्रेडिक्ट किया जा रहा है। और इसमें कहीं भी कश्मीर की बात जो है वो नहीं है, ये हम बिल्कुल क्लियर समझ लें। आपके पास शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर आप अपने मुल्क को ठीक नहीं करते तो इससे ज्यादा जिल्लत आमेज मुआहदे करने पर मजबूर होंगे। 70 जो है वो वापस ले लेगा, कतई नहीं। हम कहने की हद तक कहते हैं, हमने भी सोच लिया है। नमस्कार दोस्तों, अब ये डिस्कशन बहुत बार हो चुका है कि भाई पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ अपने रिलेशन नहीं सुधारता तो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। देखिए, अब सिचुएशन कैसी है कि पाकिस्तान को जो इंडियन चीज़ें चाहिए वो चाहिए। मतलब मान लीजिए कि जो चीज़ें इंडिया से जाती थी, मान लीजिए कि गेहूं जाते हो शायद, तो वो जो चाहिए। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ट्रेड बंद कर दिया है, तो अब क्या होगा कि वो चीज़ पहले दुबई जाएगी, दुबई से उस पर लेबल और सब कुछ चेंज किया जाएगा उस पर जो होगा, क्योंकि अब मेड इन इंडिया तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में दंगे हो सकते हैं इसको लेकर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज की जाएगी। उसके बाद देखिए, ये चेंज करने का भी कॉस्टिंग होगी। उसके बाद दुबई से पाकिस्तान जाने की कॉस्टिंग अलग होगी। मतलब इंडिया से दुबई की तो कॉस्टिंग हमने काउंट की ही नहीं अभी यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि सीधा ट्रेड शुरू होता तो वाया वाघा बॉर्डर हम आराम से चीज़ें भिजवा सकते थे और ये चीज़ें हो सकती थी। लेकिन गॉड नोज ये पाकिस्तान की पता नहीं ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो क्या सोचते हैं। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आज रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी जो है उसका एक इंटरव्यू है विद यूएई एम्बेसडर इन वाशिंगटन, एम्बेसडर यूसुफल उतैबा, और उसमें उन्होंने कंफर्म किया कि यूएई इज मीडिएटिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इस सिलसिले में जो मुलाकातें हैं वो भी उनको भी कंफर्म किया उन्होंने। दुबई में जो मुलाकातें हो रही हैं, तंजीमों को बैन किया गया ना, जो इश्तिहार है, इसमें एक तंजीम है, इसका सीरियल नंबर है 65, इसका नाम है तहरीक आज़ादी जम्मू और कश्मीर जी, इनको भी बैन किया। तो इस तरह की बहुत सारी और तंजीमें हैं जो पिछले 30-35 साल में वो सामने आई, उन्होंने एक्शन। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, एक नेशनल कंसेंसस के बगैर आप ये मसला हल कर सकते हैं? जी, मैं ये कह रहा हूं कि नेशनल कंसेंसस एक तरह से तो है, पूरा मुल्क चाहता है अमन होना चाहिए, पूरा मुल्क चाहता है हिंदुस्तान से जो है बेहतर ताल्लुकात हों। यूएई की तरफ से अब फाइनल कॉन्फर्मेशन आपको पता है हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान से भी आ चुकी है कि यूएई जो है वो सुलह सफाई करवा रहा है। यूएई को क्या इतनी दिलचस्पी है? यूएई एक जमाने में होता था, मतलब कि तारीख ये है कि यूएई जो गल्फ स्टेट्स हैं ये वो थी जो कि हम पे डिपेंड करती थी अपनी सिक्योरिटी के लिए और बहुत और चीज़ों के लिए भी। हिंदुस्तान जो है वो चाहेगा कि खित्ते में जो है वो नॉर्मल हालात हों, मुस्तहकम हालात हों, और इसमें कहीं भी कश्मीर की बात जो है वो नहीं है, ये हम बिल्कुल क्लियर समझ लें। पिछले जो है कोई 2 दहाइयों में हिंदुस्तान ने बहुत मेहनत की है सऊदी अरेबिया और यूएई से ताल्लुकात जो है वो बेहतर करने की। तो यूएई और सऊदी अरेबिया अमेरिका और हिंदुस्तान के लिए खड़ा है, हमारे लिए नहीं है। पाकिस्तान में ना एक पूरा एक व्यू है जो हमारे बड़े जो जाने पहचाने जो होते हैं ना कमेंटेटर्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट, वो कहते हैं जी इंडिया को जरूरत है इस वक्त, मोदी की जरूरत है, और पाकिस्तान जो है वो जो है इंडिया को सपोर्ट करेगा अगर अमन की बात होगी। आप इस आर्ग्यूमेंट को मानती हैं? देखिए जी, बात यह कि इस वक्त अमन की जरूरत तो दोनों मुल्कों को है, क्योंकि अगर खित्ते में एक नॉर्मलसी हो तो उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है।
लेकिन अगर आप दोनों का मुकाबला करें तो मेरे ख्याल में हमारा ज्यादा फायदा है। मतलब कि हमारे घर दाने नहीं है, माजरत से उनके घर अभी भी दाने हैं। मतलब कि हम भूल जाते हैं कि जो प्रिडिक्शन है, IMF की भी प्रिडिक्शन है कि इस साल अगर चीजें उनकी ठीक रही, अगर कोई कोविड से उनको धक्का ना लगा तो 11% उनकी ग्रोथ रेट होगी और अगले चंद सालों में और भी ग्रोथ रेट उनकी खासी ज्यादा होगी। हम तो 1.5 पे खड़े हैं। हमारी जरूरत है करने की, हमारी जरूरत है कि हम जो है वो रीजन में खोलें और ट्रेड हम अगले साल भी हम 2% GDP से ज्यादा नहीं जाएंगे IMF के बकौल। 2% तो बहुत, मेरे ख्याल में जी वो अभी हम बहुत जेनरस ये प्रिडिक्शंस हो रही हैं, हो सकता है इससे कम ही हो। तो बात यह है कि ये कहना, मेरे ख्याल में दिल को तसल्ली देने के लिए हम कह रहे हैं कि जी उनको जरूरत है इसलिए वो आ रहे हैं। देखिए, दोनों मुल्कों को जरूरत है और मेरे ख्याल में जब तक हम ये दिमाग में नहीं सोचेंगे कि ये हमारे लिए भी विन विन हो सकता है, तो मेरे ख्याल में हमारे में वो हिम्मत ही नहीं बढ़ेगी कि हम आगे बढ़ें। और जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, लेकिन जिस पॉइंट पे आप चाह रहे हैं कि कश्मीर में आर्टिकल 370 का बार बार जिक्र आता है हमारी तरफ से, आर्टिकल 370 हिंदुस्तान कहीं नहीं कुछ कर रहा, उसको कहीं नहीं ले जाएगा, उसको बिल्कुल वापस नहीं करेगा और जो ने चेंजेस की हैं वो वापस बिल्कुल नहीं करेगा। अगर कोई मुआहदा होता है वो इसी पे होगा कि जी तुम्हारा कश्मीर तुम्हारे पास, हमारा कश्मीर हमारे पास, और इसको या ये होगा या वो जो 4 पॉइंट फॉर्मूला है या फॉर्मुलाइज आप करेंगे, या दूसरी सूरत में ये होगा कि अच्छा भाई खामोशी रहे बॉर्डर्स पे और आगे चलते हैं। मैं ये कहूंगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। अभी जिस तरह से हम तरले मिन्नत करके इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आपके पास शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर आप अपने मुल्क को ठीक नहीं करते, उसकी मईशत को मजबूत नहीं करते, अपने जो अंदर के जो तजादात हैं उनको हल नहीं करते, और वो सिवाय सिविलियन सुपरमेसी के, बगैर मिलावट वाली जमहूरियत के, अवाम की जो हुकूमत है मुंतखब, उसको बाख्तियार बनाने के कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये नहीं करेंगे ये तमाम चीजें, तो इससे ज्यादा जिल्लत आमेज मुआहदे करने पर मजबूर होंगे।